नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद पांडे, निदेशक अनुवाद अध्ययन एवं प्रशिक्षण विद्यापीठ इग्नू नई दिल्ली। आज की चर्चा का विषय है स्वतंत्र भारत में अनुवाद सरकारी संस्थाएं। ये चर्चा MTT 019 अनुवाद की राजनीति पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन के अंतर्गत की जा रही है और ये पाठ्यक्रम MA अनुवाद अध्ययन MA ट्रांसलेशन स्टडीज के अंतर्गत आता है। तो चर्चा आरंभ करते हैं। चर्चा का विषय पुनः दोहराता हूं, पुनः प्रस्तुत करता हूं। स्वतंत्र भारत में अनुवाद सरकारी संस्थाएं। चर्चा के प्रमुख बिंदु हैं स्वतंत्र भारत में अनुवाद की आवश्यकता, त्रिभाषा सूत्र शिक्षा व्यवस्था, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो एजुकेशनल सिस्टम का है, साहित्य अकादमी की भूमिका, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग CSTT कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास नेशनल बुक ट्रस्ट, केंद्रीय हिंदी निदेशालय CSD सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट एवं केंद्रीय हिंदी संस्थान CHI सेंट्रल हिंदी इंस्टीट्यूट और भारतीय भाषा संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, ये मैसूर में है। तो इनकी क्या भूमिकाएं हैं, अन्य सरकारी संस्थाएं भी हैं और अनुवाद की आवश्यकता कैसे पड़ती है, अनुवाद कैसे कार्य करता है, इन सभी बिंदुओं पर संक्षेप में विचार करने का प्रयास करेंगे। आशा ये चर्चा आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी। इस विश्वास के साथ चर्चा आरंभ करते हैं। स्वतंत्र भारत में अनुवाद की क्या आवश्यकता है? स्वतंत्र भारत में अनुवाद की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये विडंबनापूर्ण है कि स्वतंत्र भारत में अनुवाद की आवश्यकता और बढ़ गई है और अधिक हो गई। इसके कई कारण हैं। उसमें पहली प्रमुख बात तो ये है कि भारत एक बहुभाषी समाज है। ये मल्टीलिंगुअल सोसाइटी के रूप में भारत कार्य कर रहा है और भारत में घोषित रूप से 22 प्रमुख भाषाएं हैं और अन्य अगर भाषाओं को जोड़ दिया जाए तो लगभग 500 से अधिक भाषाएं भारत के अंतर्गत, मतलब 700 से अधिक भाषाएं संघ की मानी जाती है और सैकड़ों भाषाएं उपभाषाएं, अगर बोलियों को शामिल किया जाए तो सैकड़ों की संख्या में ये भाषाएं हैं। 500 से अधिक की गणना की गई है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो गणेश देवी के संपादन में और उनके नेतृत्व में कार्य हुआ, अगर उन सबको शामिल करें तो 700 से अधिक भाषाएं भारत में ही इस समय विद्यमान है। ये इसके बावजूद कि लगभग 50 भाषाएं विलुप्त हो चुकी हैं, डिस्टिंक्ट हो चुकी हैं, इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस के रूप में घोषित हो चुकी हैं। कुछ भाषाएं तो ऐसी हैं कि जिसके बोलने वाले 10, 20, 30 और उनके धीरे धीरे वे समाप्त हो गई। सुनामी के साथ कई जान ही नहीं गई, कई बहुत सी जन हानि और धन हानि ही नहीं हुई, भाषाओं का भी विलोप हो गया। तो विलुप्त भाषाएं भी अनेक रही है, तो भाषाओं का विलोपन भी हो रहा है। तो अब अनुवाद की आवश्यकता इसलिए हो रही है कि एक तो हमारी जो राजभाषा नीति है वो उस समय की आवश्यकता थी और एक भाषा में कार्य होता नहीं है, तो इसलिए उसका अनुवाद कराना जरूरी है, इसलिए अनुवाद आवश्यक है। दूसरी प्रमुख बात यह है कि एक संघ की राजभाषा है और अगर हमारे पास इस समय 30 राज्य हैं और कुछ संघ शासित क्षेत्र है, तो अगर 37-38 इनकी संख्या है तो इतनी जो है राजभाषाएं हैं। और अगर कई प्रदेशों में एक ही राजभाषा है तो द्वितीय राजभाषाएं, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेजेस बहुत है। इस दृष्टि से एक भाषा में कोई संवाद संभव ही नहीं है। देश की स्थिति जो है उसकी डेमोग्राफी जो है और सोशल कंपोजिशन के साथ साथ एक लिंग्विस्टिक कंपोजिशन है, जिसके कारण अनुवाद की आवश्यकता है। रोचक बात यह है कि यद्यपि बहुत से लोग इस पर ध्यान उतना नहीं देते, भारत के संविधान में
दो तरह की माइनॉरिटीज की, अल्पसंख्यक समूह की बात की गई है, एक रिलीजियस माइनॉरिटी और दूसरे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। तो धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग की तो बात की जाती है, लेकिन भाषिक अल्पसंख्यक समूह पर कोई विचार नहीं किया जाता है। भाषिक रूप से अल्पसंख्यक लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण क्या बात हो सकती है, उनके संवर्धन के लिए, भाषाओं के संवर्धन के लिए क्या प्रयास किए जाते हैं। भाषिक रूप से अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उतने प्रयास नहीं हो रहे हैं जितने होने चाहिए, लेकिन ये बात भी सही है कि जैसे उर्दू भाषा संवर्धन के लिए है, सिंधी भाषा संवर्धन के लिए है, ऐसे अनेक, पंजाबी की अकादमी है और स्थानीय स्तर पर कुछ अकादमी जो बनी है वे भाषाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए ही कार्य कर रही है, लेकिन शायद और ज्यादा प्रयास की आवश्यकता है। दूसरा प्रमुख कारण ये है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं को लिखित किया गया है, उसको नोटिफाई किया गया है और शुरू में 14 भाषाएं थी, धीरे धीरे इसमें जोड़ते जोड़ते 20 भाषाएं हो चुकी है। 22 भाषाओं की 20 भाषाओं की बात हो गई है, उसमें अनेक भाषाएं जुड़ती चली जा रही। तो 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस हैं उसमें ऐसा नहीं है कि उनके विकास और संवर्धन के लिए बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि उनके संवर्धन की कोशिश की जा रही है और संविधान में अनुसूचित होने के कारण वो शेड्यूल हो गई, इसीलिए उनका महत्व अपने आप बढ़ जाता है। ये सभी सूचीबद्ध भाषाओं को साहित्य अकादमी में भी जोड़ दिया गया है, कुछ अन्य भाषाओं को भी साहित्य अकादमी के साथ जोड़ा गया है, तो उनमें रचित साहित्य को विशेष रूप से प्रोत्साहन मिलता है। जो सरकारी योजनाएं होती है भाषा संवर्धन के लिए जो कार्य किए जाते हैं उसका भी लाभ मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक राजनीतिक संदेश जाता है उन भाषा भाषियों के मन में, एक अस्मिता का बोध होता है, एक आइडेंटिटी सेंस ऑफ असर्शन आता है कि हमारी यह भाषा संविधान की इस अनुसूची में शामिल है। तो जब इतनी भाषाएं हैं और सभी भाषाओं में अनुवाद के बिना संवाद संभव ही नहीं, इसलिए अनुवाद की आवश्यकता और बढ़ जाती है। एक अन्य कारण है कि शिक्षा पद्धति, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें सिंगल यूनि लैंग्वेज फार्मूला नहीं है, उसमें अनेक भाषाओं के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था प्रदान की जाती है। और जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें भी ये प्रस्ताव किया गया है कि अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में भी शिक्षा ग्रहण कराई जाए और ये शिक्षा न केवल स्कूली स्तर पर बल्कि ये उच्च शिक्षा के स्तर पर भी प्रदान किया जाए। अब ये कैसे संभव होगा, क्योंकि सभी मूल रूप से सभी पाठ्यक्रम सभी भाषाओं में संपन्न नहीं होंगे, तो अनुवाद की आवश्यकता पड़ेगी। टेक्स्ट बुक का ट्रांसलेशन कराने के लिए अनुवाद की आवश्यकता पड़ेगी। तो शिक्षा प्रणाली की संरचना, भारत की बहुभाषिकता, भारत के संविधान में राजभाषा की स्थिति, स्थानीय भाषाएं क्या हैं, लोकल लैंग्वेजेस क्या हैं, त्रिभाषा सूत्र जिसकी चर्चा अभी हम करेंगे, इन सभी कारणों से अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। अब फिर जनसंपर्क करना है या पत्राचार करना है तो इसके लिए भी अनुवाद की आवश्यकता पड़ेगी। अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति जाता है तमिलनाडु में और वो हिंदी के माध्यम से जनसंपर्क करना चाहता है तो संभवतः वो निराशा ही प्राप्त करेगा, क्योंकि हिंदी भाषी लोग कम है और हिंदी में जो समझने वाले हैं उसको बोलने वाले कम है, समझने वाले हो सकता है कुछ होगी। तो भाषा का ज्ञान 4 स्तरों पर किया जाता है, रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग और एंड स्पीकिंग। अब इन चारों चीजों का ज्ञान जिसको प्राप्त होता है उसे उस भाषा का जानकार माना जाता है। और संयोग से ऐसा नहीं है, ना कोई इस क्षेत्र का हिंदी भाषी व्यक्ति ना तमिल में इतना निपुण होगा, ना तमिल भाषी व्यक्ति हिंदी में निपुण होगा, तो फिर कैसे काम चलेगा, सीधा संवाद नहीं होगा, तो उसे एक अन्य भाषा का माध्यम खोजना पड़ेगा। ये अनुवाद संवाद के लिए मौखिक स्तर पर ही होगा, तो इसको इंटरप्रिटेशन भी कहा जा सकता है। लेकिन अगर किसी पाठ्य सामग्री का या लिखित किसी पत्र का पत्राचार का अनुवाद करना हो
संवाद करना हो तो अनुवाद की आवश्यकता पड़ेगी। इसी तरह पाठ्य पुस्तकों का अनुवाद करना बहुत जरूरी हो गया है और पाठ्य पुस्तकों के अनुवाद के लिए एक बेहतर योजना भी बनानी पड़ेगी। जो नेशनल ट्रांसलेशन मिशन है, NTM, नेशनल ट्रांसलेशन मिशन ने लाखों पुस्तकों के अनुवाद की जो रूपरेखा बनाई थी, वो नॉलेज टेक्स्ट उसको कहा गया था। वो इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम से भी है और वर्तमान समय में भी जो प्रमुख प्रामाणिक पुस्तकें हैं उनके अनुवाद की व्यवस्था की गई थी। लिए अनुवाद की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ मीडिया, पर्यटन और बाजार, ये भी अनुवाद को बहुत जरूरी बना देते हैं। आप याद करें कि भारत में जब सैटेलाइट के माध्यम से सैटेलाइट चैनल का आरंभ हुआ 1990 के दशक में, तो 30 साल पहले मीडिया में बहुत ऐसे मीडिया थे जो विदेशी मीडिया खासतौर से, जिन्होंने आज बहुत से मीडिया चैनल जिन्होंने भारत में प्रभुत्व जमा लिया है, वो मुख्यतः अंग्रेजी में शुरू हुए थे, लेकिन धीरे धीरे उनके जनसंपर्क की भाषा, उनके पत्राचार की भाषा, उनके विज्ञापन की भाषा और साथ साथ उनके कम्युनिकेशन की भाषा, वो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी और भारतीय भाषाओं में भी उनके चैनल शुरू हो गए हैं। तो मीडिया की जरूरत है कि वो अनुवाद करे। इसी तरह अगर पर्यटन को बढ़ावा देना है तो हमें अनुवाद का सहारा लेना पड़ेगा। वो अनुवाद असल में इंटरप्रेटर्स की आवश्यकता के आधार पर होगा। और बाजार, इतना बहुत बड़ा बाजार है भारत, तो जितना बड़ा बाजार है इसमें अगर कोई भी चाहे स्वदेशी या विदेशी व्यापारी है, अगर संवाद करना चाहेगा तो एक क्षेत्र से दूसरी भाषा के जानने वाले लोगों तक अगर उसे अपने व्यापार को बढ़ावा देना है तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए यह जरूरी होगा कि वो स्थानीय भाषा में अपने विज्ञापन दे, अपने जो प्रमुख तत्व हैं उनको सूचित करे, उनकी जो विशेषताएं हैं, जो मेन फीचर्स हैं उनको बताए। और ये केवल तब संभव होगा जब अनुवाद का सहारा लिया जाएगा। अनुवाद की जरूरत जिन कारणों से पड़ती है वो एक अन्य प्रमुख तत्व है शिक्षा व्यवस्था में, वो है 3 लैंग्वेज फार्मूला। जब संघ की राजभाषा के रूप में अंग्रेजी को प्रतिस्थापित कर दिया गया था, उसको एस्टैब्लिश कर दिया गया था, उसकी घोषणा हो गई थी 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित कर दिया था और ये कहा गया था कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी संघ की राजभाषा होगी। तब ये व्यवस्था की गई थी कि संघ की राजभाषा तो हिंदी होगी ही और सभी कार्यालयों में, केंद्र के सभी कार्यालयों में सारे पत्र व्यवहार हिंदी में किए जाएंगे। और धीरे धीरे 15 वर्ष का जो समय अंग्रेजी को सह राजभाषा के रूप में कार्य करने के लिए दिया गया था और तय किया गया था कि इस बीच हिंदी का विकास होगा, संवर्धन होगा और हिंदी प्रयोग के लिए उन्नत हो जाएगी, तब वो अंग्रेजी को उसके राजभाषा के दायित्व से मुक्त कर दिया जाएगा और हिंदी पूरी तरह से नियंत्रण ले लेगी, उसका कार्य ग्रहण करेगी। अंग्रेजी संघ की राजभाषा नहीं उपयोग में लाई जाएगी। लेकिन इस बीच भाषाई आंदोलन हुए और गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में, खासतौर से मद्रास में, अन्य क्षेत्रों में जो आंदोलन हुए वो इतने भीषण स्तर पर हुए, कई रक्तपात भी हुए। तो उस आंदोलन की विभीषिका को देखते हुए और जनमानस का सैलाब देखते हुए, जनभावना को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन सरकार ने, और नेहरू जी की जो नीति थी वो भी उसमें कुछ है, लेकिन इस पूरे विस्तार में जाने के बजाय हम ये कहें तत्कालीन सरकार ने ये निर्णय लिया कि संघ की राजभाषा केवल हिंदी नहीं रहेगी, अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा। और फिर उसी समय 1956 में जो सभी राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हुआ, उसमें एक समिति बनी थी जिसमें जिस भाषा के ज्यादा बोलने वाले जहां थे उसी के आधार पर उस
राज्य का गठन कर दिया गया, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, इनका जो हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों का रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने जो निर्णय लिया वो गुजरात है, ये महाराष्ट्र, इसमें जो प्रमुख भाषाओं के आधार पर ही ये बनाए गए, जैसे तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, इसी तरह हरियाणा में हिंदी भाषी लोग हैं, पंजाब में पंजाबी, हिमाचल प्रदेश में भी हिंदी भाषी लोग हैं, जम्मू में उर्दू भाषी लोगों को रखा गया, इसी तरह गुजरात में गुजराती भाषी और महाराष्ट्र में मराठी भाषी। तो इन भाषा के बोलने वाले लोगों के आधार पर उनका जो बहुसंख्यक वर्ग जो था उसके आधार पर भाषाओं का गठन किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये हुई कि जो 3 लैंग्वेज फार्मूला हुआ, ये तो हुआ कि हिंदी तो सभी जगह पढ़ाई जाएगी, देश के सभी विद्यालयों में हिंदी शिक्षण कराया जाएगा, स्थानीय स्तर पर, स्कूली स्तर पर शिक्षा ग्रहण करनी होगी सभी विद्यार्थियों को, लेकिन साथ में एक क्षेत्रीय भाषा होगी और एक स्थानीय भाषा होगी। लेकिन इसके कार्यान्वयन में हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों ने अंग्रेजी और संस्कृत को अपनाया और हिंदी के भाषी क्षेत्र के लोगों ने हिंदी को तो पढ़ा और साथ में अंग्रेजी को पढ़ा और अपनी स्थानीय भाषा को पढ़ा। तो परिणाम यह हो गया कि हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में किसी तरह थोड़ा बहुत जो व्यवहारिक ज्ञान हिंदी का तो जरूर हुआ, लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्रों में, हिंदी भाषी राज्यों के विद्यार्थियों ने दक्षिण भारत की भाषाओं को नहीं पढ़ा, वो उसके बदले संस्कृत का अध्ययन उन्होंने किया या कुछ स्थानों पर उर्दू का अध्ययन किया गया। तो इस दृष्टि से त्रिभाषा सूत्र पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं हो सका और केवल ये कागजी तौर पर व्यवहारिक रूप में नहीं बल्कि सैद्धांतिक रूप में ही अपनाया जाने लगा और इसके सार्थक परिणाम नहीं हुए बल्कि वैमनस्य अधिक बढ़ गया। धीरे धीरे अभी भी त्रिभाषा सूत्र की स्थिति है, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर इसका अनुपालन किया जाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी कुछ व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इसका कैसे कार्यान्वयन हो सके ये एक चुनौती है। अब हम लोग विभिन्न संस्थाओं की भूमिका की चर्चा करेंगे। तो साहित्य अकादमी की क्या भूमिका है, साहित्य अकादमी का स्वरूप क्या है। साहित्य अकादमी स्वतंत्र भारत में निर्मित गठित एक ऐसी इकाई है, एक ऐसी सरकारी संस्था है जो साहित्य संस्था है और जिसमें भाषा, विभिन्न भारतीय भाषाओं के साहित्य को प्रेरित, प्रोत्साहित और संवर्धित करने की योजना है। और इसका जो मूल आकार है एकेडमी ऑफ लेटर्स इसे कहा जाता है। और एकेडमी ऑफ लेटर्स जब है तो लेटर्स रिटन इन एनी लैंग्वेज, इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी भारतीय भाषा में रचा गया साहित्य भारतीय साहित्य है, ये संकल्पना है और इस साहित्य संकल्पना के साथ इसका निर्माण हुआ। और शुरू में तो विचारकों को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किए गए। हिंदी के लिए नरेंद्र देव को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। और साहित्य अकादमी की जो संकल्पना है उसमें सभी क्षेत्र के सभी भूभाग के लोगों को उनकी रचनाओं को प्रेरित किया जाए और उनको संवर्धित किया जाए, ये उसका मुख्य स्वरूप है। इसका कार्यक्षेत्र क्या है? इसका कार्यक्षेत्र है विभिन्न भाषाओं में साहित्य सृजन के लिए प्रेरित करना, उस पर संगोष्ठियां आयोजित करना, प्रकाशित और पुरस्कृत पुस्तकों को विभिन्न भाषाओं में अनुदित कराना और विभिन्न भारतीय भाषाओं के साहित्य का संवर्धन करना। सभी 22 प्रमुख भाषाएं हैं जिसमें वे भी भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, उनमें भी कुछ भाषाओं को इसमें रखा गया है। तो 22 भाषाएं ऐसी हैं जो साहित्य अकादमी ने चिन्हित किया है और उन भाषाओं में रचा गया साहित्य साहित्य अकादमी के पुरस्कार से पुरस्कृत होता है। बाद में अनुवाद के लिए भी पुरस्कार की योजना बना दी गई। इसके साथ साथ युवा साहित्यकारों को भी पुरस्कार प्रदान किया जाने लगा। तो अब साहित्य अकादमी
बृहत्तर व्यापक परिप्रेक्ष्य में कार्य करने लगी, तो अनुदित रचनाओं का भी प्रचार प्रसार करना उसका प्रमुख उद्देश्य हो गया। साहित्य अकादमी की प्रमुख विशेषता यह है कि ये इंटरलिंगुअल कम्युनिकेशन करने की कोशिश की है, अंतरभाषिक संवाद करने की कोशिश करती है, भारतीय साहित्य की संकल्पना का ये विस्तार करती है। किसी भी भाषा में रचा गया साहित्य भारतीय साहित्य कहलाता है, और वो उसका विस्तार कैसे किया जाए इसके लिए ये निरंतर प्रयास करते हैं। एक प्रमुख संस्था है वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। इसका गठन किया गया था, जो राजभाषा के लिए आयोग गठित हुआ था उसकी अनुशंसा पर, और इसका उद्देश्य है पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्दावलियों का निर्माण करना। जो साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है उसका निर्माण करना, उसको तैयार कराना, बनाना। ये तय किया गया कि अंग्रेजी में बहुत से जो टेक्निकल टर्म्स है उसके लिए हिंदी इक्विवेलेंट्स नहीं मिलते हैं, तो उनका गठन किया जाए, निर्माण किया जाए। तो उसके लिए आयोग गठित किया गया, और ये बहुत व्यापक स्तर पर यह कार्य करता है। कई लाख शब्दों का निर्माण कर लिया गया है। दिल्ली में इसका मुख्यालय है, और आर.के. पुरम में इसका कार्यालय है, प्रमुख कार्यालय है। शब्दावली निर्माण की कई समस्याएं होती हैं कि जब हिंदी में आप इक्विवेलेंट टर्म खोजते हैं तो संस्कृत से संविधान में जो व्यवस्था की गई है कि संस्कृत और अन्य भाषाओं के आधार पर तैयार किए जाते हैं, लेकिन कभी कभी इतने जटिल हो जाते हैं कि उनको समझना मुश्किल हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे वो जन साधारण को समझ में भी आए और सही अर्थ भी प्रकट करे। अनुवाद में पारिभाषिक शब्दावली का उपयोग करना जरूरी हो गया है, और जो टेक्निकल टर्म्स हैं, जैसा मैंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश भी हो गया कि CSTT ने जो इक्विवेलेंट टर्म्स बनाए, तो जो कम्युनिकेशन हो, जो पत्र व्यवहार हो, उसमें CSTT ग्लॉसरी से बनाए गए शब्दों का ही प्रयोग किया जाए। उदाहरण के लिए, अगर मैंडेट का अनुवाद CSTT ने किया है, मान लीजिए कि मैंडेट का अनुवाद आदेश है, तब परमादेश है तो परमादेश करना होगा। या अगर एक अन्य शब्द लेते मैंडेट के अलावा, ये बहुत स्पष्ट नहीं है। अगर मान लीजिए ये है कि एब्डक्शन है, या फिर डिसरप्शन है, या अन्य शब्दों को ले, मान लीजिए कि तकनीकी शब्दावली के माध्यम से अगर हम कुछ शब्दों को पहचानने की कोशिश करें, जैसे डिस्पोजल है, तो डिस्पोजल के लिए डिस्पोज ऑफ करने का अर्थ है कि इसे निरस्त करना या बट्टा खाते में डालना। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोड ऑफ कंडक्ट में कोई आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट के लिए उपयोगी शब्द है, तो उसी का प्रयोग किया जाना चाहिए। अन्य शब्दों का प्रयोग करेंगे वो उचित नहीं होगा। एक अन्य है शब्द है संविधान में, अगर लीगल टर्म की बात करें तो इम्पीचमेंट के लिए महाभियोग शब्द का ही प्रयोग किया जाना चाहिए, अन्य कोई शब्द इस्तेमाल में नहीं आना चाहिए। या फिर अन्य जो प्रशासनिक कार्यों के लिए शब्द है, जैसे हैबेस कॉर्पस है, डी फैक्टो है, ये सारे शब्द उसके लिए इक्विवेलेंट टर्म्स बताए गए हैं, उन्हीं का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रशासनिक कार्यों में तकनीकी शब्दावली का प्रयोग करने से स्पष्टता रहेगी और ज्ञान साहित्य में तकनीकी शब्दों का प्रयोग भी उचित रहेगा। यद्यपि साहित्यिक शब्दावली में इसका प्रयोग न किया जाए तो कोई कठिनाई नहीं होगी। साहित्यिक कृतियों के अनुवाद में यह बाध्यकारी नहीं है, लेकिन ऑफिशियलीज के यानी कार्यालय साहित्य के अनुवाद में इनका प्रयोग जरूरी होता है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास नेशनल बुक ट्रस्ट का गठन किया गया कि इसका उद्देश्य क्यों गठित किया गया कि ये पुस्तकों के विषय में ज्ञान का साहित्य कैसे व्यापक रूप से लागू किया जा सकता है, ये बताने की कोशिश करेंगे। एनबीटी राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकों का निर्माण, पुस्तकों का की रचना, उसका संवर्धन
और पुस्तकों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की कोशिश करेगा, अनुवाद का भी कार्य करेगा। ये नेशनल बुक ट्रस्ट जो है पुस्तक मेलों का आयोजन करेगा, पुस्तकों का प्रचार प्रसार करेगा, ज्ञान साहित्य का अनुवाद भी करेगा, और जैसा बताया कि पुस्तक मेलों का आयोजन करेगा, ज्ञान साहित्य के निर्माण की भी कोशिश करेगा, विचार भी करेगा, उस पर विस्तार करने की कोशिश करेगा, प्रचार करेगा और उसके लिए संगोष्ठी आदि की भी योजना बनाएगा। केंद्रीय हिंदी निदेशालय और केंद्रीय हिंदी संस्थान की क्या भूमिका होगी? सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट और सेंट्रल हिंदी इंस्टीट्यूट CHI की क्या भूमिका होगी, वो भी ध्यान देने योग्य है। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय का गठन हिंदी में कैसे पठन पाठन भी किया जाए, हिंदी में रचित कृतियों का अनुवाद कैसे किया जाए, अनुवाद के साथ साथ शैक्षणिक पत्र व्यवहार भी किया जाए, कार्यालय के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए, कैसे शिक्षण व्यवस्था की जाए, ये सभी परिप्रेक्ष्य उसमें शामिल थे। भारतीय भाषाओं के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश किया जाता था और गैर हिंदी भाषी लेखकों के हिंदी लेखन को पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। अभी भी विभिन्न भारतीय भाषाओं में जो लोग हैं, जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के लेखक हैं, हिंदी लेखक हैं, वो हिंदी में जो लिखते हैं, यानी हिंदी नहीं बोलने वाले जो लोग हिंदी में भी लिखते हैं, उनके कार्यों को पुरस्कृत किया जाता है। हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। CHI का कार्य है सेंट्रल हिंदी इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षण कार्य भी किया जाता है, जैसे अनुवाद पर डिप्लोमा कार्यक्रम है, इसी तरह MA हिंदी का कार्यक्रम है, इसी तरह से विदेशी भाषा के विदेशी विद्यार्थियों को हिंदी शिक्षण कैसे कराया जाए, इस पर कार्यक्रम किया जाता है। इसके साथ साथ कई जो है हिंदी संवर्धन के कार्य किए जाते हैं और जो कार्यशालाएं आयोजित की जाती है, सेमिनार संगोष्ठियां भी आयोजित की जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य अनुवाद और साहित्य को संवर्धन प्रदान करना होता है। मुख्यतः अनुवाद पर ध्यान केंद्रित रहता है। भारतीय भाषा संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस का गठन नेशनल ट्रांसलेशन मिशन के साथ जोड़ करके देखा जाए तो नेशनल ट्रांसलेशन मिशन ये CIIL मैसूर, इसमें पुरस्कारों की भी योजना है और नेशनल ट्रांसलेशन मिशन ने कई लाख पुस्तकों को चिन्हित किया है। पर ट्रांसलेशन टुडे करके एक पत्रिका भी ट्रांसलेशन टुडे के नाम से निकलती है। तो अनुवाद को भी महत्व दिया जाता है, अनुवाद में शोध कार्यों को प्रोत्साहित दिया जाता है। अनुवाद कैसे किया जाए, अनुवादक कैसे बनाया जाए, ह्यूमन रिसोर्सेज की क्या जरूरत है और अनुवाद के लिए प्रशिक्षण किया जाता है। विभिन्न संस्थाओं में अनुवाद के संदर्भ में कार्य किए जाते हैं। बहुत सी संगोष्ठियां आयोजित की जाती है, सेमिनार आयोजित किए जाते हैं, जिससे अनुवाद के संदर्भ में विस्तृत चर्चा की जा सके। तो इस प्रकार हमने जानने की कोशिश की कि स्वतंत्र भारत में सरकारी संस्थाओं ने अनुवाद के विकास में, अनुवाद कार्यों के क्षेत्र में क्या भूमिका निभाई है और निरंतर किस तरह से प्रयास कर रहे हैं। अनुवाद कार्यों को भी उपलब्ध करा रहे हैं, अनुवाद प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहे हैं और अनुवाद के संदर्भ में जानकारी भी मुहैया करा रहे हैं। साथ साथ जो अनुवाद की आवश्यकता है उसकी अच्छी तरह से पूर्ति भी संपन्न कर रहे हैं। आशा है ये चर्चा आपके लिए बहुत उपयोगी रही होगी। इस विश्वास के साथ इस चर्चा को विराम देते हैं। पुनः एक नए विषय पर आपके साथ चर्चा के लिए प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।